जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य and I am going to present class 12th physics lecture, the first chapter electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसके पहले लेक्चर्स में, उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक बताते हैं क्या पढ़ना है। तो क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। इसके पहले एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में लाइन चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, और उसके बाद सरफेस चार्ज के कारण ये हमारा सरफेस चार्ज है, इसके बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है जब आपका थिन प्लेन शीट होता है, और उसके बाद कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी सॉलिड बॉडी, सॉलिड मेटालिक बॉडी या सॉलिड कंडक्टर अगर आपका है तो उसके बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे होती है इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होती है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को स्टडी कर लिया है, और आज हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों ने गॉसेस लॉ की हेल्प से इसके पहले के लेक्चर्स में देख लिया है, ये कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे आता है। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ही पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखेंगे वो क्या होगा। एक स्फेरिकल शेल के कारण, दिस इज शेल। अब इस एक शेल है और इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक शेल है इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है अंदर, ये सरफेस पर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा, सरफेस पर कितना होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ये वाली लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थिन प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडक्टर के कारण हम लोगों ने इसके पहले स्टडी कर लिया है। एप्लीकेशन फर्स्ट, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन फर्स्ट, गॉसेस लॉ एप्लीकेशन सेकंड, गॉसेस लॉ एप्लीकेशन थर्ड, और अब हम लोग पढ़ने वाले गॉसेस लॉ एप्लीकेशन 4। तो आज का टॉपिक यही है, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखते हैं कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, गॉसेस लॉ अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग सीखेंगे गॉसेस लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है, और क्वेश्चंस में भी हम लोग धीरे धीरे जब यहाँ पे देख लेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई करना जान जाएंगे। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हेडिंग डाल दीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, एप्लीकेशन नंबर 4, गॉसेस लॉ एप्लीकेशन 4। एप्लीकेशन 4 में क्या है इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज स्फेरिकल शेल, सरफेस चार्ज स्फेरिकल शेल, इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। चलिए हेडिंग ये डाल दीजिए। अब सबसे पहले शेल क्या होता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए, शेल का मतलब होता है कि बीच का जो अंदर का पोर्शन होता है वो आपका हॉलो होना चाहिए, वहां पे खाली होना चाहिए। जैसे आपका फुटबॉल हो गया, फुटबॉल आपका क्या है कि केवल उसका सरफेस है, अंदर का पोर्शन आपका क्या है, खाली है। और जैसे आपका जो है, जैसे ये फुटबॉल हो जाता है, वॉलीबॉल हो जाता है, मतलब इनर पोर्शन, या फिर आप जो लेके आते हैं क्या बोलते हैं, क्रॉक, घड़ा, जिसमें पानी हम लोग फिल करते हैं, वो भी देखिए स्फेरिकल होता है, लेकिन अंदर उसमें एयर फिल होती है, अंदर आपकी हवा भरी होती है। तो अंदर तो कुछ होता नहीं है जब आप केवल खाली उसको खरीद के लेके आते हैं।
तो जब भी ऐसा अरेंजमेंट होता है कि आपका शेप स्फेरिकल हो, अंदर कोई मटेरियल ना हो, केवल एयर हो, बाहर ही आपका सरफेस पूरा होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेल, और यह पूरी शेल ज्योमेट्री हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, तो अब जैसे आपका गुल्लक हो गया, गुल्लक जिसमें आप पैसा रखते हैं, अगर वो स्फेरिकल शेप है तो उसमें देखिए अंदर एयर होती है, कुछ होता नहीं है, जब आप उसमें पैसे डालते हैं तब धीरे धीरे वो फिल होता चला जाता है। तो ऐसा शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल। हाँ, आपका ऐसा जो शेप होता है उसको हम लोग शेल बोलते हैं। चलिए आगे हेडिंग ये डाल दीजिए। अब हम लोग इसको लिखने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाएगा तो कैसे इसको आंसरिंग करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले शेल लिखिए। शेल क्या होता है इसको लिख लीजिए, शेल। शेल इट इज ए बॉडी हैविंग inner portion is empty, inner portion is empty and covered with a surface, covered with a surface। जैसे आप रूम में रहते हैं तो ये आपका क्यूबिकल शेल हो गया। जैसे आप एक रूम में रहते हैं, देखिए आपका रूम क्या होता है? खाली होता है पूरा। आपके रूम में क्या होता है? पूरा रूम खाली होता है, इधर दीवार, इधर इधर, तो आप एक क्यूबिकल शेल में है। तो इसका मतलब आप एक शेल में रह रहे हैं, और इस शेल का शेप कैसा है? क्यूबिकल। तो वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल शेल की बात करेंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा, कवर्ड विद ए सरफेस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल। और अगर आपका शेप स्फीयर है तो स्फेरिकल शेल, कवर्ड विद ए सरफेस। तो स्फेरिकल शेल का मतलब आपका ये हो गया, अंदर आपका एयर है, पूरा एयर है, और ये आपका फुटबॉल की तरह पूरा ये सरफेस है, और बाहर आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट। ओके, तो एयर और एनवायरनमेंट। चलिए अब हम लोग इसके कारण पूरा निकालते हैं। तो लेट, इस पे हेडिंग डाल दिया, इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस चाहिए वर्क करने के लिए। लिख लीजिएगा आप। बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे? लेट वी हैव ए स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस कैपिटल R and surface charge distribution is sigma। सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, तो सिग्मा इज आपका ये क्या हो जाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तब निकालना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर हो। तो उसके कारण हम लोग कैसे करेंगे? जैसे केस फर्स्ट में ये आपका केस है, ये आपका सेंटर है और इसकी रेडियस कितना है? R, और इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पे आपको एक क्या चाहिए? इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितना है? R। द डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर इज R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए। मतलब पॉइंट जब हमारा बाहर, ओके, तो जब R ग्रेटर देन R हो तो पॉइंट अपने आप ही क्या हो जाएगा? बाहर। तो चलिए, हाँ, केस फर्स्ट में आपका होगा व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, मतलब R ग्रेटर देन R। ओके, ये R आपका क्या है? इस R से ज्यादा है, तभी हमारा पॉइंट बाहर होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
वी कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस, वी कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस करेंगे और जिसका रेडियस क्या होना चाहिए? आर, स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट जिसका रेडियस स्मॉल आर हो। अब फिर से देखिए क्वेश्चन उठता है हमको कैसे पता कि स्मॉल आर का गॉसियन सरफेस प्लॉट करना पड़ेगा? तो जब भी अगर आपको गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो आपको एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे चार्ज आपके बहुत सारे रखे हुए हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना इस पॉइंट पे, इन चार्जेस के कारण। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे कि आपका ऐसे गॉसियन सरफेस हम बना देंगे। तो गॉसियन सरफेस जब बनाएंगे, जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट को गॉसियन सरफेस पर लेते हैं, और ये जो चार्ज और इस तरीके से लेते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए। टारगेट यही होता है। मेन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई किया जाता है? सारे एप्लीकेशंस में गॉसेस, जब हम लोग गॉसेस अप्लाई करते हैं तो मेन थीम यही है इसका कि जहां पे निकालना है वो पॉइंट आपका गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए, और जिसके कारण निकालना है वो हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। कोशिश हमारी यही है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। इसी वजह से स्फेयर लेते हैं और आर रेडियस का हम लोग क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। चलिए ध्यान से देखते चलिए। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ऐसे पूरा प्लॉट कर लेते हैं। ये तो ये हमारा क्या हो गया? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अब स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया। टोटल इसके पास चार्ज कितना है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और तो अब ध्यान से देखिएगा। सो टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और सरफेस एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का? सॉरी, इसका सरफेस एरिया कितना, क्योंकि इसी ने तो चार्ज रखा है अपने पास, छोटा वाला स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना चार्ज इसके अंदर है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है? सो टोटल फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1 है। सो टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जब ये हमारा वैक्यूम में रखा हुआ है या एयर में रखा हुआ है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये टोटल आपका क्या हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? सेम, क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, हर जितना भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट इस सरफेस से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर है। तो हर जगह मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। सो अच्छा, डायरेक्शन आप देखिए, ई का डायरेक्शन भी यही है और आर का भी डायरेक्शन यही है। तो यहाँ पे ई डॉट ई डी एस कॉस 0, तो फाई ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब ये आपका इधर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ई डी एस आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ई डी एस और ई आपका कॉमन है, तो डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई डी एस आपका कितना हो जाएगा? बोलिए। तो ये हमारा 4 पाई, ये हमारा सरफेस एरिया है इसका गॉसियन सरफेस का, ये वाला। तो इसके प्लेस पे हम लोग पुट कर देंगे ई इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आर रेडियस बड़े वाले सरफेस का है, तो दिस इज सरफेस एरिया आपका गॉसियन सरफेस टोटल। क्यू के प्लेस पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन 1। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले से क्यू के प्लेस पे हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर दिया है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट,
E इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो वी गट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज E डॉट ds का यहाँ पे मैग्नीट्यूड चल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इन दिस वे वी गट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दैट मींस एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पर ये एक्सप्रेशन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई कैप का डायरेक्शन वही है और आर कैप का भी डायरेक्शन वही है, रेडियल। यहाँ पे लेंगे तो ई कैप इधर होगा, आर कैप का भी डायरेक्शन वही होगा। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ई कैप के प्लेस पे हम लोग आर कैप कर सकते हैं और उसके प्लेस पे हम लोग ये वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। वेक्टर ई इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू रखिए मॉड ऑफ ई से, यहाँ पे रखे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर इनटू r कैप। चलिए अब इस एक्सप्रेशन पे थोड़ी सी एनालिसिस हम लोग करना चाहेंगे। और अगर यहाँ पे हम लोग q रख दें, q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा E इक्वल टू q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखिए फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं। एक तो इक्वेशन नंबर ये सेकंड आ गया। अब इस इक्वेशन से जरा देखिएगा यहाँ पे, या ये वाला इक्वेशन देखिएगा, ये वाला क्लोज इंटीग्रल ds के प्लेस में हम लोग क्या रख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। इस इक्वेशन से देखिएगा, इस इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, या एक तो हमारा ये आ गया और e इसके प्लेस में 4 पाई r स्क्वायर रख सकते हैं। तो वी पुट 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा उधर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद हमारा ये आ गया, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये देखिए इसके प्लेस पे हमने 4 पाई r स्क्वायर रखा और 4 पाई r नीचे चला गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर उसके बगल और q यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसका डिस्कशन थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एक तरीके से कूलॉम्स लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिएगा हम बाकी सारा रिमूव कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। अब एक चीज जरा आप नोटिस करिए, हमारे पास ये जो आ गया एक्सप्रेशन, वी आर कंसर्निंग द टू एक्सप्रेशन, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब डिस्कशन थोड़ा सा देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स। चलिए ये एक्सप्रेशन देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यों रखा गया है और उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, तो जैसे यहाँ पे कोई चार्ज आपका क्यू रखा गया और इसके r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होता था, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो अच्छा यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज देखो पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक्सप्रेशन हमारा कैसा आ रहा है, जैसे हमारा यह चार्ज कहाँ पे रखा हो, यहाँ पे। तो मतलब अब यहाँ पे देखिएगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसे आ रहा है जैसे पॉइंट चार्ज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इस आपका सेंटर पर सेंटर्ड हो, जैसे सेंटर ऑफ मास आपका एक, जैसे पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर सेंटर्ड होता है, तो वैसे यहाँ पे भी पूरा चार्ज आपका सेंटर पर सेंटर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, स्फीयर को ऐसा मान सकते हैं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे उसका चार्ज उसके सेंटर पर पूरा सेंटर्ड हो। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के कारण है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बावजूद भी यहाँ कूलॉम्स लॉ लग जाता है। कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए, बट यहाँ पे क्यों लग जाता है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन देखिए ये बता रहा है, ये आपको बताता है कि क्यों हम लोग यहाँ पे कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे। और इसी वजह से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग सपोज कर सकते हैं, इसी वजह से कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलॉम्स लॉ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को पॉइंट चार्ज सपोज किया जा सकता है। दोनों ही केसेस में हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में आप देखिए, जब फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेज जब आप शुरू करते हैं,
तो वहाँ पे लिखा रहता है लेट वी हैव गिवन स्फेरिकल चार्ज इतना है, स्फेरिकल चार्ज इन दोनों के बीच का फोर्स बताइए। तो वहाँ पे क्यूबिकल चार्ज नहीं लेते हैं, वहाँ पे आपको नहीं बोला जाएगा कि वी हैव ए क्यूब और उसके पास चार्ज आपका इतना है, Q1 इतना है, Q2 इतना है, तो अब आप बताइए आपका कितना फोर्स होगा। तो यहाँ पे फोर्स के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं करते हैं, उसके लिए आप एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन ओपन करके देखिए, वहाँ पे केवल स्फीयर लिखा रहता है और उसके पास हम लोग यहाँ पे F=1/4π कूलम्ब्स लॉ लगा के काम करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ स्फीयर के केस में भी लगाया जा सकता है। क्लियर? चलिए, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर इज लाइक दिस एंड दिस। ये हमारा टोटल चार्ज, ये सिग्मा डेंसिटी के टर्म्स में है और ये टोटल चार्ज। तो टोटल इस पे चार्ज आप यहाँ एक थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, टोटल चार्ज कैपिटल Q। ओके, अब हम लोग ऐसा पॉइंट पर देखते हैं जब हमारा पॉइंट इसके सरफेस पर होता है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। केस सेकंड व्हेन पॉइंट एट द, केस सेकंड में लिख रहे हैं व्हेन पॉइंट एट द सरफेस, मतलब अब ये वाला पॉइंट इस सरफेस पर ही है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब आपका स्फेरिकल जो शेल है उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा R जब R हो जाएगा कैपिटल R के बराबर तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पर। जब ये R इस R के बराबर हो जाएगा तो पॉइंट ये सरफेस पर आ जाएगा यहाँ पे, तो R=R। तो अभी तक जो एक्सप्रेशन था वहां पे हम लोग स्मॉल r के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था उसको देखते हैं। सो अभी आप लोग एक्सप्रेशन जो लिखे हैं उसको देखिए। सो पुटिंग स्मॉल r कैपिटल R इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या था इक्वेशन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और उसके बाद r कैप। तो अब आपका जो है स्मॉल r के प्लेस पे कैपिटल R रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल, तो E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r कैप। So this is our expression of the electric field when point is just lies at the surface of the shell, spherical shell. Clear? तो कितनी फील्ड आएगी, इतनी फील्ड आएगी, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। केस थर्ड में जब हमारा पॉइंट कहाँ पे होगा, अंदर होगा यहाँ कहीं, तब हमारा कितना आएगा उसको देख लेते हैं। When केस थर्ड में, केस थर्ड, ये तो केस थर्ड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब हमारा R जो होगा यहाँ पे होगा, ये इंटरनल R, ये वाले डिस्टेंस अब R लेते हैं। तो व्हेन केस थर्ड व्हेन R लेस देन कैपिटल R, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल पॉइंट पे कितना होगा उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इंटरनल पॉइंट पे हम लोग जब गॉसियन सरफेस बनाएंगे, जब अच्छा चार्ज हमारा यहाँ है और गॉसियन सरफेस हम लोग ये वाला बना रहे हैं, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस दैट लाइज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इसके कारण कोई चार्ज यहाँ पे है नहीं, कितना है, 0। Total charge enclosed by this Gaussian surface is 0. So electric field will be 0. तो यहाँ लिखेंगे, तो total charge enclosed is equal to 0. That is Q is equal to 0. So Gaussian law क्या कहता है, phi is equal to E डॉट ds इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि q यहाँ पे होता है,
तो ये आपका 0.0 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ई ds cos 0 इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ ई इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनसाइड क्या हो जाएगा 0, तो स्फेरिकल शेल के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है 0। तो हम लोगों ने एक चीज ये देख ली। अच्छा, अब हम लोग इसके ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं, समराइज करते हैं अपने लेक्चर्स को। अब हम लोग इसको समराइज करते हैं। तीनों ही केसेस में हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है, तो जब आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखिए फंक्शन में कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर ऑन स्मॉल आर स्क्वायर, आर कैप कब, जब आर ग्रेटर देन आर होगा, जब आर आपका ग्रेटर देन आर होगा, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कब, जब आर इक्वल टू आर होगा, और जब हमारा 0 होगा कब, जब आर लेस देन आर, जब पॉइंट हमारा बाहर होगा इस स्फेरिकल शेल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इतना, और उसके बाद अगर आपका पॉइंट इसी पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा इतना, और अगर आपका पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अगर वो अंदर है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 0। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट, तो देखिए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ई एंड आर। चलिए क्या होगा देखिएगा, वाई एक्स एक्सिस पर हम लोग आर को प्लॉट करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोग आर को प्लॉट करेंगे और इधर हमारा क्या चलेगा ई चलेगा और आर चलेगा। तो देखिए जब हम लोग क्या करते हैं सेंटर से किसी भी पॉइंट पर अंदर फील्ड 0 है, तो जब हम लोग सेंटर से यहाँ सर्कमफरेंस की तरफ जाएंगे तो यहाँ तक आपकी फील्ड कितनी आ जाएगी 0। ऑल द पॉइंट दैट इज इनसाइड द शेल विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। तो ये वाली आपकी डिस्टेंस क्या हो गई r, और यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट है ये r इक्वल टू कैपिटल R है, और ये आपका r लेस देन R है, और ये आपका क्या है r ग्रेटर देन R है। तो यहाँ से यहाँ तक तो फील्ड 0 है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इधर नहीं जाएंगे 0 0 0 0 0 0। अब हम लोग आएंगे कहाँ पहुँच गए सरफेस पर। अब हम लोग इसके सरफेस पर ये देखिए यहाँ पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अब हमारा r इक्वल टू कैपिटल R पर फील्ड कितनी है, क्या 0 है, नहीं, कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, कोई वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद जब हम लोग आगे जाएंगे r ग्रेटर देन R, मतलब इस सरफेस के बाहर, तो r ग्रेटर देन R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ग्राफ r स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे e प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर। तो हमारा ग्राफ e और r स्क्वायर का ग्राफ कैसे होगा, बहुत स्टीप ग्राफ होगा, तो ऐसे आपका आता चला जाएगा ये। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, ई इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा अंदर, और ये जो आपका ग्राफ है मॉड ऑफ ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस वाले पॉइंट पर, और इधर आपका जो चलेगा इस तरीके से आपका चलेगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन that is related to the Gauss's fourth application, and that was the what the electric field due to spherical surface charge distribution। चलिए अब हम लोग Gauss's law को और भी थोड़ा सा एप्लीकेशंस बाकी हैं, क्वेश्चंस हैं, पहले एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, अप्लाई करने का तरीका पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग और चीज़ें डेवलप करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से सीखते रहिए, और थोड़ा सा जो यहाँ पढ़िए तो बुक को भी आप फॉलो करते रहिए, बुक को भी पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बाकी हम लोग यहाँ सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करते ही रहेंगे। अब आपको बुक पढ़ना बहुत अच्छे से आ जाएगा, समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में। दिस इज़ वेरी लवली एंड स्वीट, थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।